नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते चले। लगातार मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है जो लगातार आप देखिए किस तरह से सुर्खियां बटोर रहा है। मीरवाइज उमर फारूक कह रहे हैं कि हर मसले का हल बातचीत से होगा, बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। अभी भी जम्मू कश्मीर पर यूटी का टैग लगा हुआ है और मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहां पर बातचीत करना जरूरी है। बताते चले कि कश्मीर मसलों का जो सियासी पहलू है उसे एड्रेस करने के लिए जब तक बातचीत नहीं होती तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब भी यहां पर जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी है और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार को काम करने की भी जरूरत है। कश्मीर मसले का हल करने के लिए केंद्र सरकार जब तक अपनी सोच नहीं बदलती, यानी कि अपनी सोच में तब्दीली नहीं लाती या नहीं रखेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये मसला चलता आ रहा है। अब इसे मसले को हर तरह से हल करने की जरूरत है और हम यहां अनसर्टिनिटी में नहीं रहना चाहते और अब ब्लडशेड नहीं चाहते हैं। 4 से 5 सालों से एलओसी पर गोलाबारी नहीं हुई है। दोनों देशों के लोग राहत की सांस अब ले रहे हैं और अमन और शांति हम लोग यहां पर चाहते हैं। ट्रेड एक बार फिर से शुरू करने की वकालत मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से की गई। बस सर्विस को लेकर भी बातचीत करते नजर आए। दोनों तरफ से कश्मीर में ट्रेड होने का काफी फायदा होगा और दोबारा से ये शुरू होना चाहिए। ये सब जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में नहीं बल्कि केंद्र सरकार के हाथ में है। इस तरह से बड़ी बातें मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से कही गई हैं, जहां पर आप देखिए लगातार अपनी बयानबाजी को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की गई, लेकिन इस तरह की बयानबाजी को किस तरह से हमारे पैनलिस्ट देख रहे हैं। चलिए पैनल की ओर ही बढ़ जाएंगे। इस वक्त बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुखविंदर सिंह हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत। दिनेश मल्होत्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। लेकिन सबसे पहले दिनेश जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से एक बड़ा बयान यहां पर जारी किया गया है, तो लगातार आप देखिए इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मीरवाइज उमर फारूक की कही हुई बातें और पूरी तरह से उन्होंने जिस तरह से आज बयानबाजी की है। दिनेश जी। आशा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिजीत जी और सुखविंदर जी, ये रेगुलर हमारे पैनलिस्ट हैं, इनके तो इनको भी मेरी सबसे गुड इवनिंग। तो जैसे आपने कहा कि मीरवाइज उमर फारूक ने जो अपनी स्टेटमेंट की है, आशा जी आप पिछले कुछ दिनों से कम 2-3 महीनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मीरवाइज उमर फारूक जो है बड़े सॉफ्ट होते जा रहे हैं दिन ब दिन। जब से सरकार ने इनको दी है कि हर फ्राइडे को ये अपना एड्रेस करते हैं, अपनी रिलीजियस जो एड्रेस करते हैं जामा मस्जिद से, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन अब जो सेपरेटिस्ट हैं वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि सिचुएशन जम्मू कश्मीर में अब बदल रही है। अब जो पुराना टाइम था एजुकेशनल टेररिज्म, अब वो खत्म हो रहा है। तो सभी जितने भी सेपरेटिस्ट हैं, जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, सबको मिलजुल के अब जम्मू कश्मीर में एक परमानेंट पीस, मतलब सस्टेनेबल पीस, परमानेंट पीस के लिए काम करना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है। मैं तो मतलब बहुत हेल करता हूँ इनकी स्टेटमेंट को कि ये कह रहे हैं कि बंदूक कोई हल नहीं है। बंदूक किसी भी समस्या का हल नहीं है। सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, हमने श्रीलंका में भी देखा, हमने बाकी सब कॉन्टिनेंट में देखा और पूरे वर्ल्ड में देखा। बंदूक किसी समस्या का हल नहीं है। अल्टीमेटली टेबल पर बैठ के बात की जाएगी। और सबसे अच्छी, मैं मतलब अप्रिशिएट करता हूं इनकी स्टेटमेंट को। मुझे लगता है बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए। दिनेश जी कह रहे हैं कि मीरवाइज उमर फारूक की बदले बदले सुर और एक सॉफ्ट कॉर्नर अब जिस तरह से देखने को मिल रहा है। आवाज आ रही है अभिजीत जी? सुखविंदर जी, दोनों गेस्ट के पास आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। दिनेश जी, सवाल एक बार फिर से आप ही के साथ। एलओसी ट्रेड को लेकर भी बात कर रहे हैं मीरवाइज उमर फारूक, और इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं बस सर्विस को लेकर जिस तरह से काम चलता था सोच विचार करने की जरूरत है। और उससे भी बड़ा सवाल मीरवाइज उमर फारूक रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कश्मीर मसले का जो सियासी पहलू है उसे एड्रेस करने के लिए जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। यानी कि बार बार बातचीत पर ही जोर दिया जा रहा है। एक समय होता था कश्मीर घाटी के अंदर जब हुर्रियत नेताओं की तरफ से बंद बुलाया जाता था तो पूरी मार्केट क्या, पूरा कश्मीर संभाग बंद होता था। समझ रहे हैं? देखिए आशा जी, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि अगले पिछले 4-5 सालों में अगर हम देखें कि हम जो मर्जी करें बीजेपी सरकार को या एलजी सरकार को, सबसे बड़ी अचीवमेंट एलजी सरकार की ये रही है
कि एजिटेशनल टेररिज्म, जो पत्थरबाजी होती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी, उस पर कंट्रोल किया है, हड़ताल कल्चर को खत्म किया है, टेरर फंडिंग को उन्होंने कट किया है। तो इसलिए अब वो कल्चर खत्म हो गया कि हड़ताल, टेरर फंडिंग, जहाँ हड़ताल, जहाँ एजुकेशन, पत्थरबाजी, वो खत्म हो गया। तो ठीक है, मीरवाइज पब्लिक सुखविंदर जी, कंजम्पशन आवाज के आ लिए रही कह है? रहे हैं कि बस सर्विस शुरू की जाए, क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू किया जाए। तो मुझे लगता है कि क्रॉस एलओसी ट्रेड जो है सरकार ने किसी रीजन के कारण ही बंद किया है। आपको भी पता हो कि वहाँ उसमें हवाला का मनी यूज होता था, वहां से कुछ आर्म्स एंड अम्यूनिशन भी आए, तब सरकार ने इसको बंद किया। अब सरकार इससे सारे एस्पेक्ट, क्योंकि ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, इसमें सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, कुछ लोगों ने ट्रेड को मिसयूज किया है टेरर फंडिंग के लिए, इसलिए सरकार इस पे बात करेगी। अब सोचेगी सरकार किसको यूज करना या नहीं करना। तो अब यहाँ तक बस की बात है, जम्मू कश्मीर सरकार या भारत सरकार तो पूरी पॉजिटिव है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता है। आपको पाकिस्तान की सरकार की जो मंत्री बैठे उनकी स्टेटमेंट देखिए, तो पाकिस्तान में जिस तरह से अभी लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इसलिए पाकिस्तान को ये कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ ये रिलेशन इंप्रूव हो। मुझे अभी लगता नहीं अभी सरकार ऐसी स्थिति में कि ये रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या लगता है कि इस बार इस समय ये बिल्कुल सही समय है बातचीत को लेकर? बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि एलओसी पर 4 से 5 सालों में सीजफायर का वॉल्यूशन नहीं हुआ है, उसका हवाला भी उन्होंने दिया। देखिए आशा जी, सीज फायर वॉल्यूशन ये अच्छी बात है, नहीं हुई। इस तरफ भी उस तरफ भी लोग जो थे वो वक्त अफेक्टेड होते थे जब सीज फायर वॉल्यूशन होती थी। लेकिन सीज फायर वॉल्यूशन बंद होने का ये मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद कर दिया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अखनूर के पास एक इंफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ, वहां 3 आतंकवादी मारे गए। कठुआ में आवाज आ रही है? 6 महीने सुखविंदर जी, 3-4 आवाज महीने आ रही पहले हुआ। जी, मुझे आ रही है। डोडा में भी इंफिल्ट्रेशन, अभिजीत जी, डोडा में भी हुआ। उमर फारूक की जिस तरह से, कि ठीक है दिनेश जी, वापस लौट रही हूँ, दोनों गेस्ट के पास आवाज आ गई, एक एक सवाल इनसे ले लेते हैं। अभिजीत जी, मीरवाइज उमर फारूक को आपने सुना, बदले बदले सुर हैं, जवाब दीजिए अभिजीत जी, आवाज आ रही है? चलेगी आवाज। सुखविंदर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आज टेक्निकली कोई प्रॉब्लम यहां पर हो रही है आई थिंक कि, लेकिन उस पर चेक करने की जरूरत है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। दिनेश जी, सवाल फिर से वही रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कह रहे हैं कि मसला ये चल रहा है, अब इस मसले को हल की तरफ ले जाने की जरूरत है। सारा कार्यक्रम करना पड़ेगा। मैं कहा आशा जी, मुझे लगता है मुझे अकेले ही सारा कार्यक्रम करना पड़ेगा। कोशिश कर रही है टेक्निकल टीम, लेकिन कहते हैं ना कि टेक्निकल चीजें कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए फिलहाल जवाब दीजिए। नहीं कोई देखिए आशा जी, जो आपने सवाल किया उसका मकसद ये है कि देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि पिछले कुछ महीनों से मीरवाइज उमर फारूक लगातार थोड़ा सॉफ्ट होते जा रहे हैं। अगर ये जो मेन स्ट्रीम पार्टी ऑलरेडी इलेक्टोरल प्रोसेस में उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, अब अगर सेपरेटिस्ट ग्रुप इस तरह की अप्रोच अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। ताकि अगर सारे लोग मिलके, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने पिछले 30 सालों से जो ब्लडशेड और डिस्ट्रक्शन देखी है, उसका सोल्यूशन यही है कि मेन स्ट्रीम एंड सेपरेटिस्ट ग्रुप सारे मिलके जब एक नए जम्मू कश्मीर बनाने की बात करें तो तभी बात बनेगी। ऐसे अगर सेपरेटिस्ट अगर वही पुरानी बात करेंगे, हड़ताल कल्चर करेंगे, एजुकेशनल टेररिज्म की बात करेंगे, तब बात नहीं बनेगी। तो ये ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनकी स्टेटमेंट, और बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बाकी जो अभी सेपरेटिस्ट चावा ग्रुप तो है नहीं, सिर्फ मीरवाइज इनकी सारी इंपॉर्टेंस है। अगर ये अच्छा रोल प्ले करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा, और खासतौर पर कश्मीर वैली के लिए एक पीस, जो सस्टेनेबल पीस और परमानेंट पीस एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत एक माइलस्टोन स्थापित हो सकता है इनकी ये स्टेटमेंट। लेकिन उस बीच में जिस तरह से मीरवाइज फारूक ने इस बार जवाब देने की बात कही, या जिस तरह से बयानबाजी उन्होंने की है, क्या लगता है कितना बदलाव कश्मीर घाटी के अंदर रहेगा? क्योंकि क्या ये समझ लिया जाए कि जब दूसरों के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजी और इस तरह से स्टोन बेल्टिंग के अंदर घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज वो चीजें समझ में आ रही हैं और वो नहीं चाहिए, विकास की तरफ आगे बढ़ना है, कुछ ऐसा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 5 सालों में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है जम्मू कश्मीर, वो ये है कि एजुकेशनल टेररिज्म और जो स्ट्रीट वायलेंस था उसको खत्म किया गया है। ये
अब कश्मीर के सेपरेटिस्ट लोग भी ये मान रहे हैं, कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज भी ये मान रही हैं कि जो ब्लडशेड और डिस्ट्रक्शन 30 सालों में हुई है उसका फर्स्ट विक्टिम कश्मीर का यूथ रहा है। लाखों लोग, कम से कम हजारों यूथ मारे गए हैं। क्या आप सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेज वालों ने भी शहादत की है और यूथ, कश्मीर का इनोसेंट यूथ भी मारा गया। इन्होंने जो सेपरेटिस्ट लीडर, जैसे आपने कहा, इन सबके बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ते हैं। अब इन किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबके बच्चे, सबके ग्रैंड चिल्ड्रन सारे बाहर पढ़ते हैं। इलीगल तरीके से इनके बच्चों को नौकरियां दी गई। अब सरकार ने 3-4 सालों में उनको नौकरी से निकाला भी है, लेकिन इन्होंने तो एंजॉय किया, लेकिन जो आम कश्मीरी था उसने सफर किया। तो अब मुझे लगता है कि आम कश्मीरी भी अवेयर हो रहा है कि हमें जो जो ये गन कल्चर है, जो वायलेंस है, इससे दूर होना है। तो ये अच्छी बात है अगर कश्मीरी ये रियलाइज करता है कि हमें वायलेंस से दूर होना है, तो ये वो सेपरेटिस्ट लीडर्स पे प्रेशर बनाएगा या वायलेंस को कंडेम कीजिए। अगर आप वायलेंस को कंडेम करेंगे तभी कश्मीर में एक लास्टिंग पीस और परमानेंट पीस एस्टैब्लिश। लेकिन मिरवाइज उमर फारूक कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सर से अभी यूटी का टैग नहीं हटा है, अभी यूटी का टैग है और केंद्र सरकार को अगर मसला हल करना है तो अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी। किस तरह की तब्दीली की बात कर रहे हैं? ये आशा जी, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देना है कि यूटी का टैग। अब ये केंद्र सरकार को देखना है कि केंद्र सरकार ने जो पिछले खासतौर पर 2018 के बाद जो इन्वेस्ट किया है जम्मू कश्मीर में, जब से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 को रिवोक किया, उसके बाद सरकार ने लगातार इन्वेस्ट किया है जम्मू कश्मीर में। एजुकेशन टेररिज्म को खत्म किया है सरकार ने, स्ट्रीट वायलेंस को खत्म किया। तो सरकार इतनी जल्दी ये कुछ नहीं करने वाली कि जल्दी ये सरकार यूटी दे दे, यूटी को रिमूव करके स्टेटहुड दे दे। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए या किसी को अपीज करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप उठाए जिसका नुकसान सरकार, केंद्र सरकार के जो जितने भी उन्होंने स्टेप उठाए हैं वो सारे रिवर्स हो जाए। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनकी, ठीक उन्होंने देना अपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए या कश्मीर वैली में जो उनका जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस करने के लिए। ये सिंपली पब्लिक स्टेटमेंट है, दिनेश जी, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, एक रिलीजियस गुरु को क्या रिलीजन से जुड़ी हुई बात करनी चाहिए, समाज को सुधारने के लिए बात करनी चाहिए, या फिर इस तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देनी चाहिए? आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल से थोड़ा दूर हटकर बात करने की भी जरूरत है, राजनीति से हटकर बात करने की जरूरत है? देखिए आशा जी, जो ये ठीक है कि मीरवाइज उमर फारूक एक रिलीजियस हेड है, लेकिन वो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं, इसलिए ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल आउटफिट है। अब ठीक है, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल आउटफिट नहीं है, वो सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल आउटफिट है। तो एज ए पॉलिटिकल मतलब सेपरेटिस्ट आउटफिट तो इस तरह की स्टेटमेंट वो देते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको पब्लिक कंजम्पशन में ऐसी स्टेटमेंट देनी है, तभी उनकी वो जो इन्फ्लुएंस है पब्लिक में बना रहेगा। ठीक है, लेकिन एलओसी ट्रेड को लेकर बात की गई, क्या ये सही समय है? मुझे नहीं लगता अच्छा जी कि अभी ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिज्यूम किया जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अभी तक जो जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म हो रहा है, पाकिस्तान ने उसको ऑफिशियली कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा है। तो अभी जो क्रॉस एलओसी ट्रेड है उसको भी रिज्यूम करने का टाइम नहीं आया, क्योंकि उसको मिसयूज किया गया। जब ये क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू हुआ उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो एक पॉजिटिव आउटलुक से शुरू किया गया था कि ताकि सीमा के इस पार रहने वाले कश्मीरी और उस पार रहने वाले कश्मीरी मिलजुल के आपस में ट्रेड करेंगे। लेकिन इस ट्रेड को कुछ लोगों ने, जो टेरर आउटफिट है, उन्होंने इसको मिसयूज किया। जो ट्रेड से बेनिफिट होता है उसको टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। इसमें ड्रग्स लाई गई, हथियार लाए गए, फेक करेंसी लाई गई। तो सरकार ने नेचुरली इसको बंद करना था। तो अभी मुझे लगता है कि ये एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है कि ये क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू किया जाए। अभी अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आता है तभी क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू होना। सवाल यही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अभिजीत जी, आप ही के पास आऊंगी। आवाज आ रही है आपको?
जी आ रही है मुझे। जवाब दीजिए अभिजीत जी। 15 मिनट का समय बीत गया है, लेकिन आपने पूरा सुना है कि दिनेश जी के साथ किस तरह से चर्चा हुई। मीरवाइज उमर फारूक की जो बयानबाजी आज हुई है, वो कह रहे हैं केंद्र सरकार को तब्दीली लाने की जरूरत है अपनी सोच के अंदर। देखिए आयशा जी, ऐसे कि जो केंद्र सरकार का दायित्व निभाना था वो दायित्व केंद्र सरकार ने अपना बखूबी निभाना था। देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि वो दौर चला गया जब 500 एमएलए 10,000 वोटों से मुख्यमंत्री और 15,000 वोटों से मुख्यमंत्री बन जाया करते थे। अब तो मुख्यमंत्री बनने के लिए दो दो जगहों से चुनाव लड़ना पड़ते हैं और लाखों वोट लेना पड़ते हैं। और मुझे लगता है यही वो चीज थी जो कश्मीर में पिछले 20-30 साल से नहीं थी। इसी कारण मुझे लगता है सबका सब उपद्रव वहां पर फैला हुआ था। जिस तरह से G20 की बात करें या बाकी सब चीजों की बात करें, जो इवेंट कर और यहाँ पर जो एक खासकर जो बम गोली बारूद का खौफ काफी मिटाया गया और जो पत्थर को खत्म किया गया कि आपको कहीं पे भी अब पत्थरबाज नजर नहीं है। इसके साथ होने के बाद जो स्थिति अनुकूल हुई है, मुझे लगता है कि उसके बाद ही यहाँ पर कहीं ना कहीं आज जाके ये सब चीजें पॉसिबल हुई। तभी आज को लगता है कि कहीं ना कहीं सियासत में आगे आकर अपने भाग्य भी आजमाना चाहिए और काम करना चाहिए लोगों के लिए। लेकिन अभिजीत जी, आपको नहीं लगता है कि एक पॉजिटिव सिग्नल आपके लिए भी है? क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि कश्मीर घाटी के अंदर कुछ भी शांति नहीं है, जो रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं, डाटा जो बताया जा रहा है वो गलत है, कई तरह के आरोप केंद्र सरकार पर लगते थे। लेकिन आज अगर मीरवाइज उमर फारूक इस तरह से बड़ी बातें कर रहे हैं तो सीधे सीधा सच्चाई जो है वो सामने आती है, क्योंकि एक रिलीजन से जुड़े हुए हैं, रिलीजियस गुरु हैं, और वो इस तरह की बात अगर करते हैं तो पॉजिटिव सिग्नल है। अभिजीत जी, सुखविंदर जी, आवाज आ रही है? मेरा तो यही मानना है हाँ, कि जो कोई बोलिए बोलिए। जहां कर भी कोई भी अगर किसी भी तरह से अगर शांति के लिए अगर इन सब चीजों को आगे ले जाने के लिए कोई काम करता तो रिलीजियस लीडर हो या रिलीजियसली पॉलिटिकल लीडर हो, मुझे लगता है उन सबको अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जमहूरियत को अमली जामा जो पहनाया गया है, जो सिस्टम को रिस्टोर किया गया, उसके बाद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी अपना योगदान दे पाए। लेकिन आपकी मन का जो है वो तरक्की की होनी चाहिए और हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि ये भारत देश है जो हम सबको आगे लेकर जा सकता है। तो अपने देश के साथ अव्वल वतनी का जज्बा रखते हुए कोई भी इंसान जो भी करे सबको कबूल है। सुखविंदर जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जवाब दीजिए प्लीज। सबसे पहले तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मीरवाइज जी की जो स्टेटमेंट आई है, इसमें नो डाउट के हम पहले दिन से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा मैनिफेस्टो में यही लिखा हुआ है कि हमारे जो पड़ोसी है या हमारे जम्मू कश्मीर को किस तरीके से खुशहाल बनाना हमने। तो इसमें नो डाउट आज जो मीरवाइज जी बात कर रहे हैं, इसमें एक दिन वो भी आएगा कि देखिए कि जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो अपनी स्टेटमेंट, हर जम्मू कश्मीर का वो लीडर और युवा भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसके ऊपर सोचने पे मजबूर है। आज जम्मू कश्मीर के जो देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कहा है उस पर चलने की पूरी कोशिश की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही मुद्दा है कि किस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाया जाए, और जहां तक स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड भी कश्मीर को जल्द से जल्द मिले। और हमारी बहुत सारी जो समस्याएं कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को जो 10 सालों में जो खोया, कहीं ना कहीं आज हर आदमी जो रिलीजियस हो लीडर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, कहीं ना कहीं वो ये समझता है कि आज जम्मू कश्मीर को भी एक नया रूप, नए रंग के साथ चलना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ मीरवाइज जी की जो भी स्टेटमेंट, इसको आप नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी हो गए, जनाब उमर अब्दुल्ला जी हो गए, पहले दिन से यही कह रहे हैं कि हमें किस तरीके से जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो उसको पढ़ने के बाद ही ऐसी स्टेटमेंट्स जो जम्मू वो कह रहे हैं मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद ही इस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अपने मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें पहले ही मेंशन कर चुकी है। चलो लेट मी रिस्पॉन्ड। देखिए ना, ये तो हो गया कि मैं कौन सी खाऊंगा। अब बात ये आती है कि हमें इसी तरह से याद है कि अच्छा भला जम्मू कश्मीर जो पटरी पे चल रहा था 87 के बाद कहाँ से बूटा सिंह करवाया, उसके बाद यहाँ पर
कब बंदूक दाखिल हुई, उसके बाद 1.5 लाख करोड़ का हिसाब किताब है। चले, आप अगर इसका श्रेय लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन बात यह है कि जो 5-10 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने जो काम कर दिखाए हैं, उसके बाद ही लाखों बाहर निकल कर आए हैं। वरना आपका टाइम तो पता है, हमें 5,000 वोटों से एमएलए, 10,000 वोटों से मंत्री और 15,000 वोटों से मुख्यमंत्री बन जाया करते थे। आज लोगों को पता लगा कि बम, गोली, बारूद के खौफ से बाहर निकलकर भी जो है कुछ और किया जा सकता है। इसीलिए लोग जो है कि अब जमहूरियत में अपना भाग्य इसलिए आजमाना चाहते हैं क्योंकि जमहूरियत अब है। पहले जमहूरियत छोटी कहाँ आप लोगों ने जनाब, सुखविंदर और जी, अच्छी तरह जी, से जी, पता इसके जवाब। बारे में। तो आप इसका श्रेय खामखा लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सच्चाई तो वही है जो लोग कमल सकून और वो उस कैलेंडर से जो हुर्रियत दिया करती थी, कैलेंडर जिसमें साल में 11 महीने बंद रहता था, तो 1 महीने का खुलता था, वो चला गया। और पत्थर युग भी हमने समाप्त किया है। 90 टूरिस्ट की उम्मीद लेता है और 42 चलिए सुखविंदर जी, जवाब दीजिए। वेतन वाली नौकरी वो होती कह रहे हैं क्रेडिट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन काम तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। दिनेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, जल्दी से जवाब दीजिए सुखविंदर जी। अभी थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा आपको। ये जरूर पता होना चाहिए स्टेटमेंट देने से पहले कि भाई जम्मू कश्मीर में अगर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आप तो प्री 50 जाने के, आप तो प्री 1953 जाने की फिराक में, पर वो होगा ही, याद रखिएगा ये। जब तक भारतीय जनता पार्टी वो होने नहीं देंगे हम। आप एक एक करके। हाँ सुखविंदर जी, आपको कहीं ना कहीं होना चाहिए। देखिए 1947 से लेकर आज तक जितने भी इलेक्शन हुए यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो भारत के संविधान को सामने रखकर इलेक्शन हुए हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसी स्टेटमेंट्स देकर मुझे लगता है कि आज वो जमाना तो नहीं है कि भाई वोट पड़ेंगे या वोटर आपकी तरफ चला जाए। आपको समझना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो आपने देखा होगा, एलजी साहब ने भी ये क्लियर कर दिया कि भाई 200 यूनिट हमने देनी है। बहुत सारी चीजें जो हमारी मैनिफेस्टो में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी मानने पे आज मजबूर है। तो कहीं ना कहीं ये आज जम्मू कश्मीर का हर वो लीडर, चाहे वो रिलीजियस लीडर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, वो समझता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जो मैनिफेस्टो है कहीं ना कहीं एक ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड पे काम करने वाला मैनिफेस्टो। वो कह रहे हैं मैनिफेस्टो जो है वो ग्राउंड रियलिटी है। जो मीरवाइज उमर फारूक कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हमने तो सब कुछ अपने मैनिफेस्टो में पहले से ही मेंशन किया है, क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। दिनेश जी, देखिए आशा जी, मेरा ये ओपिनियन है कि मेरी आवाज आ रही है ना जी? ये जो मतलब पीसफुल और सक्सेसफुल असेंबली इलेक्शन हुए, सरकार जिसकी भी बनी, शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार इतने अच्छे इलेक्शन हुए, इतनी मैसिव पार्टिसिपेशन हुई। तो अब मुझे लगता है कि ब्लेम गेम करने की तरह की नेशनल कॉन्फ्रेंस कहे कि 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। 10 सालों में बहुत कुछ हुआ। 10 सालों में ये, मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन 10 सालों में जो सरकार की नीतियां थी खासतौर से 2018 के बाद, उसके बाद ये पीस एस्टेब्लिश हुआ, 3 टायर या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए। तो ये जो बिल्डअप किया था सरकार ने, उस समय की गवर्नमेंट ने, उसका ये फायदा हो कि यहाँ पीसफुल चुनाव हुए। तो मुझे ये लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस का है, तो अभी जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, अगर मीरवाइज उमर फारूक जैसे लोग भी कहते हैं कि हमें पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट छोड़ के जम्मू कश्मीर में एक परमानेंट पीस एस्टैब्लिश करने के लिए काम करना चाहिए। जो ब्लेम गेम अब खत्म करनी चाहिए, जो पहले हो गया उसको भूल जाना चाहिए। अब एक नई सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में। चलिए सुखविंदर जी, वो कह रहे हैं ब्लेम गेम को छोड़ देना चाहिए, नई सरकार बनी है और नई राह की और आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए मुझे दिनेश जी की बात बड़ी अच्छी लगी। देखिए इसमें नो डाउट मैं अभिजीत भाई जी को भी ये कहना चाहता हूं कि इसमें नो डाउट कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा चाहता है वो एक खुशहाल जिंदगी जिए, वो टेरर फ्री जिंदगी वो जीना चाहता है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप सभी को मिलके इस किस तरीके से जम्मू कश्मीर को बचाना और किस तरीके से जम्मू कश्मीर को और राज्यों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है आज अभिजीत जी भी इसके ऊपर जरूर बोलेंगे भाई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो नीतियां हैं ये कहीं ना कहीं जरूर है साथ में चलकर आगे बढ़ने की को भी इसका साथ। और अगर ये पूरी पॉजिटिविटी पूरे जम्मू कश्मीर के लीडर्स के अंदर आ जाती है दिनेश जी, तो फिर तो क्या बात है। जल्दी से जवाब दीजिए अभिजीत जी। देखिए एक शेर है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, तो वो चले कोई बात नहीं है। हम तो यही कहेंगे क्योंकि हमने जब डे वन असेंबली चलाई थी तो आई की बात की थी, हमने शुरुआत ही बात से की थी जो अचीवमेंट पिछले 5-10 सालों की है।
जहाँ पर जीडीपी को डबल करने की बात, ठीक है जो दिनेश बैंक जी, हजारों करोड़ का क्या डेफिसिट सबकी दे रहा था, मानसिकता उसमें अगर हजारों ऐसी हो करोड़ जाती है तो का फिर कैसे हमने जम्मू यहाँ से कश्मीर को शुरुआत देख की रहे थी। हैं आप? लेकिन आप प्री जल्दी से 1953 कम और शब्दों में। 370 पे पहुंच ठीक गए। है अभिजीत जी। आपकी मंशा में इसी तरह से नहीं बढ़ रही है। देखिए आशा जी, मतलब मुझे लगता है कि ये एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है जम्मू कश्मीर के सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास कि इस तरह से सक्सेसफुल इलेक्शन हुए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई उंगली नहीं उठाई चुनाव में, इरेगुलरिटीज हुई या फंगलिंग हुई। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको मिलजुल के इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक ऐसी परमानेंट पीस स्टैब्लिश करने के लिए जब सब लोगों की समस्याओं का समाधान हो, ऐसे काम करने। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुखविंदर जी आपका भी धन्यवाद, अभिजीत जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल मीरवाइज उमर फारूक ने जिस तरह से बयानबाजी की, आप देखिए लगातार जानकार ये कह रहे हैं कि अगर सब नेता एक साथ होकर, सब राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर अगर काम करती हैं तो फिर विकास की राह पर और तरीके से तरक्की यहां पर जम्मू कश्मीर कर सकता है। अपने पर्सनल आप देखिए जितने भी ग्रजेस हैं या जितनी भी परेशानियां, उन्हें साइड पे करके काम करने की जरूरत है। आप देखते रहिएगा।